नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। अब इसका नाम इम्परफेक्ट बैंकर क्यों रखा है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ आई क्लियर्ड 9 प्रीलिम्स एग्जाम और मेरा स्कोर कार्ड्स के बारे में। अब देखो, हाउ आई क्लियर्ड 9 प्रीलिम्स ऑफ अ बैंक एंड अदर एग्जाम्स। जैसे कि 2022 में मैंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। एसबीआई पीओ मेरा नहीं हुआ था। एसबीआई पीओ के टाइम पे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था, मेरा मेंस क्लियर हुआ था, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस था, तो इसके ऊपर फोकस नहीं था, इस वजह से। उसके बाद एसबीआई क्लर्क, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एसएससी सीजीएल। यानी कि जब आपका प्रिपरेशन पीक पे होता है उस टाइम आपके सामने जो भी एग्जाम आती जाएगी वो एग्जाम क्लियर होगी। अब देखो, नाबार्ड, एफसीआई एंड एसएससी सीजीएल, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे सामने जो भी एग्जाम आते गए वो एग्जाम क्लियर होते गए क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा हो गया था। प्रिपेयर विथ प्लानिंग। आपका प्रिपरेशन प्लानिंग से होना चाहिए। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे 6-6 मंथ हो गए लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं किया। तो आपका प्रिपरेशन प्लानिंग से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रविंद्र पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट किया था। 2021 में मेरे एग्जाम नहीं निकलते थे। 2022 में मेरे एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम्स निकलने स्टार्ट हो गए। सिलेक्शन, हैप्पी विद सिलेक्शन और नॉट। 2022 में मेरे 9 प्रीलिम्स एग्जाम निकल गए थे। उसके बाद मेरा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईडीबीआई, इनका मेंस क्लियर हो गया। और उसमें आईबीपीएस क्लर्क एंड आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। एट द एंड मैं अब आईबीपीएस क्लर्क यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोल्हापुर ब्रांच, कोल्हापुर में मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अब काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं हैप्पी नहीं था, यानी कि आईबीपीएस पीओ मेरा हो जाता, आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो जाता, लेकिन अब मैं सेटिस्फाई हूँ मेरी जॉब से क्योंकि मुझे टाइम मिलता है। टीचिंग करना और ये सिखाना मेरा पैशन था पहले से ही, और मुझे मेरा पैशन फॉलो करने के लिए टाइम मिलता है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे मेरे फैमिली के लिए भी टाइम मिलता है। मैं घर के, मेरे गांव के पास ही पोस्टेड हूँ, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब देखो स्कोर कार्ड्स। पहले तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको ये थैंक यू देखने की आदत लगानी पड़ेगी। पहले 6 मंथ, 1 साल में आपको बहुत बार आप एग्जाम देने जाओगे, आपको ये मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर आईबीपीएस क्लर्क, फॉर आईबीपीएस पीओ, फॉर एसबीआई क्लर्क, फॉर एसबीआई पीओ। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू के आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि थैंक यू के बाद 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद आपको ये मैसेज भी दिखेंगे जो आपके मेहनत का फल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। ऐसे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब देखो, ये थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन दोनों के बीच वाला भी एक फेज होता है, वो ये वाला होता है 0.25। यानी कि मेरा आईबीपीएस पीओ में कट ऑफ गया था 57.75 और मेरे मार्क्स थे 57.50। ऐसा बहुत बार होता है कि हम, हमारे एग्जाम 0.25 से नहीं निकली, 1 मार्क से नहीं निकली, 2 मार्क से नहीं निकली, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी नहीं निकली तो ऐसे बहुत से लोगों के नहीं निकली है। और आपका प्रिपरेशन तब अच्छा है जब आपका स्कोर कार्ड बता रहा है कि आपका स्कोर कट ऑफ से बहुत ज्यादा आगे है। यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद ही आपको समझ में आ रहा है कि मेरा ये हो जाएगा, तो मेरा ये वाला भी एग्जाम हो जाएगा, ऐसा समझ में आता है हमारा प्रिपरेशन जब अच्छा होता है तब। नेक्स्ट, अब स्कोर कार्ड देखते हैं मेरे। आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ गया था 68.25। ये मेरा नाम है रविंद्र सुरेश पाटिल, और स्कोर आया था 73.25। रीजनिंग में देखो 36.25, एंड क्वांट में 37 मार्क्स आए थे। आरआरबी पीयू का स्कोर मेरा बहुत अच्छा था।
51.75 का कट ऑफ था और मेरे मार्क्स थे 67.50, यानी कि 16 मार्क्स का लीड था। तो इस एग्जाम ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं कौन सा भी एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ गया था 75.5, मेरा स्कोर आया था 81.50। आईबीपीएस पीओ का स्कोर कट ऑफ गया था 49.75, मेरा स्कोर आया था 67.25, मेरा नाम। नेक्स्ट, एसबीआई क्लर्क का देखो, एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ गया था 65.5 और मेरा स्कोर गया था 77.5, इसमें भी अच्छा स्कोर आया था मेरा। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का स्कोर आया था 106.25। यहाँ एक ही एग्जाम होता है, एक एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है या वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होता है। एक एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया था और एट द एंड मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत कंटेंट रीजनिंग का मेन एजुकेटर बनना चाहता हूँ, तो आपका लॉजिक इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है लेकिन यहाँ लिखा है इंटीमेशन फॉर ऑनलाइन फेज 2 एग्जाम, अगर मैं फेज 2 एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरा फेज 1 क्लियर हो गया है और ये मेरा नाम है। तो लॉजिक डेवलप करो पहले से ही। इंटीमेशन फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का भी मेरा क्लियर हुआ था। मेंस एग्जाम देने गया था, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया था। एसएससी सीजीएल टायर 2 का एडमिट कार्ड आया है, तो टायर 1 का सिलेक्शन हो गया। यानी कि एसएससी सीजीएल एफसीआई नाबार्ड का स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा था, तो जो मिला है मुझे वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। अब देखो, मेरा कट ऑफ कंपैरिजन देखते हैं कि कितना मार्क्स कैसे था। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में 68.25 का कट ऑफ, 73.25 मार्क्स, 5 मार्क्स का एज था। यहाँ देखो, यहाँ आरआरबी पीओ में 16 मार्क का एज था। आईबीपीएस क्लर्क में 6 मार्क का एज था। आईबीपीएस पीओ में 18 मार्क्स का एज था और एसबीआई क्लर्क में 12 मार्क्स का एज था। तो ये कैसे हुआ? मेरा प्रिपरेशन, मुझे मालूम था कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और वैसे मेरा फोकस रहता था। प्रैक्टिस मैं बहुत ज्यादा करता था, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस था। आगे जाते हैं। देखो, की पॉइंट्स या इस वीडियो से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये तो देखो। पहले पहले आपको थैंक यू देखने की आदत लगानी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फेल होने के चांसेस है नहीं, फेल होना ही है। पहले तो फेल हो जाओगे, उसके बाद ही सिलेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली फेज आएगी 0.25 वाली, 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, ये भी होगा। और उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दिखेगा, एट द एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद तो सब अच्छा ही है। तो देखो, प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन बैंकर बनने के लिए एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है कि मिनिमम 90 to 95% लोगों को 2 साल या 3 साल लगते हैं। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले बोलते थे कि हाउ आई क्लियर एग्जाम इन 6 मंथ 4 मंथ, और 6 मंथ एंड 4 मंथ कैसे पॉसिबल है, मुझे अभी तक पता नहीं है। उसके बारे में भी मुझे बात बात करना है, उसके बारे में मैं अलग एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रिपरेशन टाइमिंग 2 साल से 3 साल तक अब हो गया है। उतना टाइम लगता है, 1 साल में आपको समझ में आता है कि क्या क्या कैसे हमारे क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, और एट द एंड आप हमको समझ में आता है कि हमको कैसे एक्सेल करना है इस एग्जाम में। इसका मेन की क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको जो आता है वो और अच्छे से आना चाहिए, कम से कम टाइम में आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको जो आता है वो कम से कम टाइम में आएगा, तो आपको जो अच्छे से नहीं आता उसके लिए आप टाइम बचा सकोगे और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। नहीं तो ऐसा होता है कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता टाइमिंग में। तो टाइम हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो टाइम टाइम में हमारा
कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होनी चाहिए। तो जो भी आता है वो बहुत ज्यादा फास्ट आना चाहिए। अब यहाँ लिखा था मैंने, प्रिपेयर विद प्लानिंग। आप इस वीडियो में क्यों आए, हाउ आई क्लियर 9 प्रीलिम्स एग्जाम्स, तो मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर विद प्लानिंग। अब मैं यहाँ कंप्लीट स्ट्रेटजी तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या बोलने वाला हूँ कि आपको प्रिपरेशन प्लानिंग से करना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका कट ऑफ क्या जाता है, लास्ट 2-3 साल में इसका कट ऑफ क्या जा रहा है। अब देखो जैसे कि आरआरबी पीओ में कट ऑफ जा रहा है 50 का, और कितने मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है। और आप टेंशन ले रहे हो कि मेरा अरिथमेटिक नहीं हुआ, मेरा अरिथमेटिक नहीं हुआ, मेरा अरिथमेटिक नहीं हुआ। अब देखो, अब जाओ और आपका आपके मॉक देखो, मॉक में आप अरिथमेटिक में पहुंच तो रहे हो क्या, अगर पहुंच रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन 90% बच्चे मॉक में अरिथमेटिक तक जाते ही नहीं। और प्रिपरेशन मैक्सिमम किसका करते हैं, अरिथमेटिक अरिथमेटिक अरिथमेटिक। 80 मार्क्स का पेपर है आरआरबी पीओ में, 50 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है, 55 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है, ऐसा भी समझो। 80 में से 15 मार्क का अगर अरिथमेटिक आया तो 65 मार्क्स आपके हाथ में। 65 में से और कौन के 5 मार्क छोड़ दिए, तब भी आपके हाथ में 60 मार्क्स है। और उसमें भी रीजनिंग के 5 मार्क छोड़ दिए, तब भी आपके पास 55 मार्क्स है। तो आपका फोकस आपको जो नहीं आता उसके ऊपर ज्यादा है, और जो आता है और जिससे एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको, यानी कि जो पॉइंट चाहिए आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना सफिशियंट है उतना किया तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। मुझे लगता है कि एक्सक्लूडिंग आरआरबी क्लर्क छोड़कर बाकी सभी एग्जाम के लिए आपको अरिथमेटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। विदाउट अरिथमेटिक आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, अगर सिर्फ आरआरबी क्लर्क छोड़ के। अगर आपका प्रिपरेशन प्लानिंग से हो, आप पीछे जाकर स्लाइड में देख सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है और आपको स्कोर कितना लाना है, स्कोर और कट ऑफ, इसके बारे में आपका अच्छे से अच्छा प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आपका हो जाएगा। इम्परफेक्ट बैंकर, इस चैनल का नाम इम्परफेक्ट बैंकर इट सेल्फ शोज दैट आई एम परफेक्ट। तो आप परफेक्ट बैंकर हो। इम्परफेक्ट बैंकर आपको शो करता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप में ये खामियां है, ये कमियां है, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए इम्परफेक्शन ही जरूरी है, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो बच्चों का क्या होता है, मैंने ऐसा ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो 6-6 7-7 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी मॉक नहीं दिया। उनका ऐसा कहना है कि मेरा सब कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद मैं मॉक देना स्टार्ट करूंगा। तो आपका सारा सिलेबस कभी भी कवर नहीं होगा, और अगर आपने मॉक दिया तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो आप पहले मॉक दो, मॉक में समझ में आएगा कि आप में क्या कमियां हैं, और फिर आप उस इम्प्रूव करेंगे। यानी कि आपका इम्परफेक्शन ही आपको बताएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और आपको कहाँ जाना है। हर बार हमारे लाइफ में भी हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, और एग्जाम में भी हम कंप्लीट परफेक्ट नहीं बन सकते। इसलिए इम्परफेक्शन इज अ ब्यूटीफुल, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका ऐसा बोलना होता है कि मेरे मॉक में जब इतना इतना स्कोर आना स्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा स्कोर अच्छा आने के बाद ही मैं एग्जाम देने जाऊंगा। तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। एग्जाम में जाकर ही आपको समझ में आएगा कि प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। जब आपके सामने आता है कि 5 मिनट बाकी एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, अब 1 मिनट 59 सेकंड, जैसे नीचे 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 जा रहा है, तब जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर हैंडल आप तभी कर सकोगे जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे। तो एग्जाम जाके देना है आपको, इसलिए एग्जाम में जाओगे, आप फेल होकर वापस आओगे, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि आपको क्या इम्प्रूव करना है।
तो इस ये यही कंसेप्ट थी मेरी कि इम्परफेक्शन इज अ ब्यूटीफुल। आपको इम्परफेक्शन से ही समझ में आएगा कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है आपके एग्जाम में भी और आपके लाइफ में भी। तो यही मोटिव था कि इस चैनल का नाम मैं इम्परफेक्ट बैंकर रखूं और इम्परफेक्टली परफेक्ट चैनल बनाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड जो बच्चों को जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।